वेलकम टू वंदे भारत डिफेंस एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स अगेन दिस इज़ मृत्युंजय प्रकाश पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका थर्ड वीडियो है। पहले दो पार्ट में हम लोग मैकेनिक्स कवर किया है, हमने मैकेनिक्स कवर किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। दिस इज़ थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे इसमें दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी क्या कहते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। हीट के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कुल मिला के अगर दोनों टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो 3 2 5 तो 5 क्वेश्चन इजीली यू कैन टेकल द प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा हम लोग सीरीज में कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दैट इज़ द बेटर वे टू रिवाइज आवर सिलेबस इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो बहुत कम समय में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। ए वुडन राफ्ट ऑफ मास 30 kg इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ राफ्ट इज होना चाहिए यहाँ पे 600 kg पर मीटर क्यूब। हाउ मच मास शुड बी प्लेस्ड ऑन राफ्ट टू मेक इट जस्ट सेम। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का लट्ठा पानी की सतह पर तैर रहा है। लट्ठा का घनत्व इतना है, कितना द्रव्यमान लट्ठे पर रखा जाए कि यह ठीक पूरा डूब जाए। तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में 2 टॉपिक हैं, प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। कभी कभार प्रेशर से भी डायरेक्ट प्रेशर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रेशर के कॉन्सेप्ट, प्रेशर की यूनिट। तो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, जो दाब होता है उसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पास्कल, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एसआई यूनिट और पास्कल होता है। उसके बाद इसमें बार भी होता है, बार के बारे में भी आप लोग जानते हैं। बार होता है, टॉर होता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा प्रेशर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, 60 में से हम लोग लिखते हैं 1 atm, तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा प्रेशर के बारे में हमने बता दिया, क्योंकि प्रेशर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है इस टॉपिक से। प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे एक आता है क्वेश्चन, इस तरह से पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। एक बैरोमीटर होता है, एक बार इंडिया में पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे हम लोग मेजर करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं, एक बार इंडिया में पूछा गया है। तो इंडिया में बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। इस न्यूमेरिकल को हमने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, ठीक है। तो आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दो बातें हैं। एक होता है अगर किसी वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट, अगर ये लिक्विड है, लिक्विड में कोई बाल या कोई बॉडी डूब रही है, इसका mg ऊपर लगेगा फोर्स और अपथ्रस्ट नीचे लगेगा, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। दिस इज द लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, और ये है बॉडी, कोई भी बॉडी है। तो आर्किमिडीज ने बताया अपथ्रस्ट की डिफिनीशन, Fu, जिसको आप लोग बोलते हो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल हिंदी में बोला जाता है, या इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, अंग्रेजी में अपथ्रस्ट बोलते हैं, ब्यायंसी फोर्स बोलते हैं। तो इन्होंने डिफाइन किया कि जो अपथ्रस्ट रहेगा, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है अपथ्रस्ट। रो ऑफ लिक्विड, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वी डैश है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, मतलब डूबे हुए भाग का आयतन, ये आपका होता है वॉल्यूम वी डैश। तो रोयल इंटू वी डैश इंटू जी, और वी का मतलब होता है कि इस बॉडी का संपूर्ण आयतन। तो अगर बॉडी पूरा डूबी है, पूरा डूबी है, तो किसके बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो दिस इज अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट की डिफिनीशन है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है if any body is floating in the fluid, weight of the body will be equal to weight of the body will be equal to weight of liquid displaced by body, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं कि यदि कोई वस्तु तैर रही है तो वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है आपका, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, वेरी गुड। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका क्लियर हो गया कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तो उस वस्तु का एक्चुअल भार, उस वस्तु का जो भार है वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और वस्तु के द्वारा जो हटाए गए द्रव का भार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल को ही बोला जाएगा, इसी बल को हम लोग बोलते हैं वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। We are taking some, I am taking some time to explain this concept because whole our question from the fluid mechanics come from this principle, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जितने भी क्वेश्चन हों आप इजीली कर लीजिए, ठीक है। तो
तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया कि वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, लेकिन कब? जब वस्तु क्या हो रही हो? तैर रही हो। तो दिस कंडीशन इज अप्लाइड ओनली व्हेन बॉडी इज फ्लोटिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो जब वस्तु तैर रही हो तभी ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसको थोड़ा हम न्यूमेरिकल वे में लिख लेते हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल साफ करेंगे। थ्योरी तो आप समझ में आ गई। न्यूमेरिकल वे में अगर लिखें यही स्टेटमेंट को तो mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, Fu क्या है यहाँ पे? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। तो mg इज इक्वल टू Fe। जितने भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्वेश्चन आएंगे दैट इज वन सिंगल फार्मूला, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन बाय दिस कॉन्सेप्ट। आपको कुछ नहीं रखना है, केवल बस आपको इतना याद रखना है कि mg बराबर Fu। तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ओनली व्हेन, हमने बताया है ओनली व्हेन बॉडी इज फ्लोटिंग, जब तैर रही हो, जब वस्तु तैर रही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का लट्ठा, तो मास कितना है? m बराबर 30 kg। डेंसिटी इसकी दी हुई है आपकी, तो रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस लट्ठे पर कितना द्रव्यमान रखा जाए? ये लकड़ी का लट्ठा है, यानी हाँ ये पानी में कुछ डूब करके ये तैर रहा है, ये इधर बने। तो इस पे कितना मास रखा जाए? मान लो ये मास है कैपिटल M, कितना मास रखा जाए कि ये लट्ठा इस पानी में डूब जाए, मतलब जस्ट टू सिंक, डूबने का कोशिश करे। तो कब तक तैरेगा? यदि इस लट्ठे और इस द्रव्यमान दोनों का जो वेट है, भार है, वो किसके बराबर हो जाए? इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई दिस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हो गया आपका। तो इसके द्वारा हटाए गए अगर भार के बराबर हो जाए हम लोग कर लेंगे। यहाँ लिक्विड क्या है? ये वाटर है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो यही फार्मूला लगाएंगे, mg इज इक्वल टू Fu। तो m दिया हुआ है, कितना है? 30 kg प्लस कैपिटल M, ये टोटल मास हो गया, इंटू g इज इक्वल टू, अब थर्स्ट की डिफिनीशन हम लोग क्या बोले थे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वस्तु डूबी हुई है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी। तो जी से जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 30 प्लस m कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 और वी डैश मतलब डूबे भाग का आयतन, तो पूरा डूब गया, पूरा डूबने के लिए बोल रहा है। तो डूबे भाग का आयतन कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो डूबे भाग का आयतन मतलब इसका आयतन कैसे निकालेंगे? वी बी। तो m कितना है? 30 kg और डेंसिटी कितनी है? 600 इंटू वी बी। तो यहाँ से वस्तु का आयतन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 30/600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 20, 1/20। तो वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1/20। तो 30 प्लस m इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 50। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 उधर जाएगा, तो 20 kg। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक ही फार्मूला लगेगा, mg बराबर Fu। तो mg क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी, Fu है अपथ्रस्ट। तो उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट वस्तु के भार के बराबर होता है। दैट इज ओनली वन कॉन्सेप्ट विच इज अप्लाइड इन होल द टॉपिक। ठीक है,
स्क्रीन पे आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए वेसल कंटेन्स आयल ऑफ डेंसिटी इतना over mercury of density 13.6, a homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and the other half of oil. The density of the material of the sphere in CGS unit is। तो डेटा आपको दिया हुआ है सारी चीज़। ए वेसल कंटेन आयल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हल्का से इसका सांकेतिक डायग्राम बना लें, एक स्फीयर है और दो लिक्विड है, ठीक है। यहाँ तक एक लिक्विड है और आधा वॉल्यूम उसका दूसरे लिक्विड में डूबा हुआ है। दूसरा लिक्विड मान लो ये है, ये है। तो दो प्रकार के लिक्विड हैं, ठीक है। एक लिक्विड ऊपर है, आधा वॉल्यूम लिक्विड 1 में है, ये लिक्विड मान लो 1 है और ये लिक्विड 2 है, ये मान लो इसका मास m है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब ये पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी उसमें डूबी हुई है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम लोग। mg इज इक्वल टू एफ यू, नो अदर फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट है, mg बराबर एफ यू। तो mg m को क्या लिखते हैं हम लोग? रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी इज इक्वल टू एफ यू रो ऑफ लिक्विड। तो दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, तो दोनों का आप थ्रस्ट लगेगा, ऐसे लिख सकते हो FU1 प्लस FU2, तो दोनों थ्रस्ट लगाएंगे। तो रो ऑफ बॉडी VB इंटू जी इज इक्वल टू, पहले का थ्रस्ट क्या होगा लिक्विड का? दो लिक्विड हैं, दोनों की डेंसिटी दी हुई है, एक का 0.8 है, एक का 13.6 है। तो हो जाएगा आपका रो ऑफ लिक्विड 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी प्लस रो ऑफ लिक्विड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, आधा आधा दोनों में डूबा हुआ है। तो यहाँ से आप थ्रस्ट के लिए लिख लेंगे। तो रो बी से रो बी तो निकालना ही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कैंसिल हो गया, जी से जी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका बचा रो बी इज इक्वल टू रो L1 प्लस रो L2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका। तो डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी निकल आई। डेंसिटी कितना आया? आप बिल्कुल रो L1 दिया हुआ है, रो L1 दिया है 0.8 और रो L2 दिया है 13.2, दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए। तो रो ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 प्लस 13.2 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ लीजिए। आज कितना आएगा? कितना दिया? 13.2 ही है, हाँ 13.6, ठीक है। तो 13.6 यहाँ रखेंगे, 8 6 14 और 3 1 4 और 1, ठीक है। कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए इसको, 13.6 और 0.8 4 1 14.4, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जब सॉल्व करेंगे तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब डेटा क्या कहते हैं सीजीएस यूनिट में। तो आंसर विल बी थर्ड पार्ट, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सपोज वी हैव एन आयरन नेल एंड आयरन बॉल ऑफ सेम मास, व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर द आयरन बॉल में फ्लोट मास, when submerged in water the iron ball may float but the nail always sinks, this is because
समान द्रव्यमान के एक लोहे की कील था, लोहे की गेंद पानी में डुबाई जाती है तो लोहे की गेंद और तैर सकती है किंतु कील सदैव डूब जाती है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि अगर कोई वस्तु उसमें तैर रही है किसी द्रव में तो पार्टिकुलर अपने शेप के कारण तैर रही है, डेंसिटी के कारण तैर रही है। तैरने वाली वस्तु की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और जिसमें डूबी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तभी वो तैरती है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज लेसर डेंसिटी मटेरियल फ्लोट इन द हाई डेंसिटी मटेरियल, दिस इज आल्सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो कील डूब जाती है क्योंकि कील का शेप इस तरह से होता है, कील है कोई छोटी सी कील, और जो स्फीयर होता है इस तरह से होता है। तो कील क्या होता है, अपने वेट के बराबर लिक्विड को नहीं हटा पाता। अगर अपने वेट के बराबर लिक्विड को हटा पाता तो कील भी तैरता, लेकिन अगर स्फेरिकल शेप है, ये अपने वेट के बराबर लिक्विड को हटा लेता है, इसलिए गेंद तैर सकता है लेकिन कील तैर नहीं सकती है। तो हियर शेप मैटर्स। ठीक है, तो शेप मैटर्स, यहाँ पे शेप मैटर करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा कि आकृति के कारण गेंद पर कील की अपेक्षा अधिक उत्प्लावन बल होता है। ड्यू टू द गेंद पर अधिक स्थान बल होता है, ये गलत है। विस्कस फोर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। विस्कस फोर्स ऑन द नेल इज हायर, कील पर अधिक स्थान बल होता है, ये भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा गेंद को अलग अलग तरीके से पास किया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि when a solid object is immersed in water there is a loss in its weight, this loss is। ठीक है, कोई वस्तु अगर किसी द्रव में डूब रही है, यहाँ पानी में दिया है, पानी में अगर डूब रही है, ठीक है, ये है इस तरह से, ये कुछ भाग डूब करके तैर रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ भाग डूब करके तैर रहा है तो बताइए कि इसके भार में कितना ह्रास होता है। तो आर्किमिडीज ने बताया कि लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या इसी को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, उत्प्लावन बल। तो लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी उत्प्लावन बल के बराबर होती है, उत्प्लावन बल के बराबर होती है। अगर कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोएंगे तो उसके जो भार में कमी आएगी वो उत्प्लावन बल के बराबर होगी। कैसे? कोई भी वस्तु के द्रव में आप डुबोए तो इस पर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा। अगर इसको हवा में वेट करेंगे तो mg आएगा, लेकिन जैसे ही किसी द्रव में डुबाएंगे एक अपथ्रस्ट ला जाएगा तो नेट फोर्स इस पर कितना आएगा? mg माइनस fu। अगर तैर रही है तो mg माइनस fu, तो इसका मतलब अपथ्रस्ट ज़्यादा है mg कम है। अपथ्रस्ट ज़्यादा है, अगर mg कम है ऊपर जाएगी और वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, तो mg माइनस fu। तो अपथ्रस्ट लगने के कारण इसका जो अपारेंट वेट है, आभासी भार है, वो क्या हो गया? कम हो गया। अपारेंट वेट क्या हो गया? कम हो गया। अपारेंट वेट इज लेसर। ठीक है, तो अपारेंट वेट कम हो गया। अपारेंट वेट जो आभासी भार है कितना कम हुआ? उत्प्लावन बल के बराबर। ठीक है, तो आभासी भार हमेशा जो आएगा, जो भार में कमी आएगी, वस्तु के भार में कमी, वो उत्प्लावन बल के, तो लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ये चीज़। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि वस्तु के भार में कमी हमेशा उत्प्लावन बल के बराबर होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अगर यही बॉडी, यही मटेरियल ऑयल में डुबोया जाए, वाटर में डुबोया जाए या अदर लिक्विड में डुबोया जाए तो किस में भार में कमी सबसे ज़्यादा होगी? तो भार में कमी सबसे ज़्यादा किस में होगी? भार में कमी सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसकी डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा होगी, क्योंकि अपथ्रस्ट क्या होता है? रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी। तो जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा उसके भार में क्या होगी? कमी होगी। उतना ज़्यादा उसमें अपथ्रस्ट लगेगा तो उसके भार में कमी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो ऐसे ट्रिक की तरह याद कर लीजिए, हायर डेंसिटी लो वेट, लो एपारेंट वेट, लो एपारेंट वेट, ठीक है, ये ट्रिक टाइप का, इस तरह से याद कर लीजिए। हायर डेंसिटी लो एपारेंट वेट, जितने ज़्यादा क्या कहते हैं उसकी डेंसिटी होगी, उसमें बॉडी फ्लोटिंग बॉडी अपना भार कम महसूस करेगा, जो आभासी भार होगा कम महसूस करेगा। अगर एक क्वेश्चन इसमें हम पूछें कि अगर कोई वस्तु तैर रही है तो उसका आभासी भार क्या होगा? तैर रही है तो mg किसके बराबर होगा? fu के। तो जब mg बराबर fu हो गया तो mg माइनस fu कितना होगा? 0। तो ये आभासी भार है, एपारेंट वेट, एपारेंट वेट, ठीक है। तो जो एपारेंट वेट हो जाएगा mg माइनस वो कितना होगा? 0। तो तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बिल्कुल आपको क्लियर है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक ही फार्मूला है, mg बराबर fu, mg बराबर fu। वेट ऑफ द बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, चाहे वो पूरा डूब के तैर रही हो, आधा डूब के तैर रही हो, आंशिक रूप से डूब के तैर रही हो, किसी प्रकार से भी तैर रही हो, तो उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव का भार होगा उस वस्तु के भार के बराबर होगा। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल एकदम माइंड में रखिए, और पक्का है इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है जिसमें आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में ही है, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़िए। 5th क्वेश्चन, बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज। बर्नौली किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली किस सिद्धांत पर आधारित है? वो मतलब ये बर्नौली प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण सिद्धांत पे? ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिख रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौली थ्योरम आप लोग जैसा कि जानते हैं, बर्नौली थ्योरम अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो बर्नौली थ्योरम आप लोग बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ के जाइएगा। तो बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली का प्रमेय है कि नेट एनर्जी एट एनी पॉइंट 1 2 3 पूरे लिक्विड में, पूरे क्या कहते हैं पाइप में कहीं भी क्या कहते हैं, अगर हम कोई पॉइंट ले 1 2 3 क्रॉस सेक्शन लें तो जो एनर्जी यहाँ पे होगी वही एनर्जी यहाँ पे होगी, वही एनर्जी यहाँ पे होगी। तो सम ऑफ टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम जो है बेसिकली किस सिद्धांत पे आधारित है? बर्नौली सिद्धांत ऊर्जा, टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी। एनर्जी इसमें कितने प्रकार की होती हैं? फ्लोइंग फ्लूइड में 3 प्रकार की एनर्जी होती है। एक होता है प्रेशर एनर्जी, जिसको आप लोग बोलते हो दाब ऊर्जा। सेकंड होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इसमें है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तीनों का जो सम होता है वो नियत होता है एवरी सेक्शन ऑफ द पाइप जहाँ में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी में एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है जिसको बोलते हो द्रव के अविरतता का सिद्धांत।
तो द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत होता है A1V1 इक्वल टू A2V2। यहाँ पे V1 है वेलोसिटी, ठीक है, ये भी क्या है V2 वेलोसिटी। तो A1V1 इक्वल टू V2, ये किस कंजर्वेशन पे है, दिस इज बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, और जबकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत किस पे आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग बना, और बाकी इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। मान लो कभी पूछेगा तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, अगर कोई क्वेश्चन इसमें और बन सकता है तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, आपकी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में आप लोग जानते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन मेनली ज़्यादातर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई अलग अलग ढंग से पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होता नहीं एनडीए में, ढंग उसका बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन बर्नौली थ्योरम के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका रह गया, ये आपका हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत प्रेशर के बारे में, और उसके बाद बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीट। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे बताया जैसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हीट से भी कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा। तो हीट में आप लोग क्या कहते हैं, कई टॉपिक हैं। पहला है जैसे क्या कहते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, उसके बाद क्या कहते हैं हीट ट्रांसफ़र, और उसके बाद क्या कहते हैं हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थर्ड टॉपिक सेकंड है, इसमें क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और थर्ड होता है इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडक्शन से, रेडिएशन से, कन्वेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, और थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये 3 पार्ट में है। तो इसमें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है, ए ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिनन क्वालिटेटिवली, ठीक है। कौन सा ग्राफ इसमें क्वालिटेटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, इसको हम लोग, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे। कौन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो कुछ डिफिनीशंस है हीट में जो आपको आना चाहिए। स्पेसिफिक हीट, हम यहाँ डिफिनीशन नहीं बताएंगे, आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए इसे। स्पेसिफिक हीट और एक होता है लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ से निकलता है Q बराबर ms डेल्टा T, और लेटेंट हीट यहाँ से निकलता है। यहाँ पे S जो है वो क्या है स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे L जो है वो है लेटेंट हीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा है और ये आपका है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा उसको बोला जाता है कि अगर कोई 1 ग्राम का सब्सटेंस है, 1 ग्राम पदार्थ है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि S इज इक्वल टू Q/m इंटू डेल्टा T। तो अगर m बराबर 1 हो जाए, डेल्टा T भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो S बराबर क्या हो जाएगा Q।
तो 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता हो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टेंस टू 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा की जब बात आती है तो Q बराबर mS डेल्टा T। गुप्त उष्मा क्या होता है? दिस इज द लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट होता है Q बराबर m इंटू L। तो अगर m बराबर ले लें 1 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर L। तो लेटेंट हीट होता है अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज। फेज चेंज की जब बात आती है तो हम लोग वहाँ लेटेंट हीट, अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन में जो हीट इन्वॉल्व होती है, अवस्था परिवर्तन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, और वाइस वर्सा, या सॉलिड टू गैस। ठीक है, सॉलिड टू गैस। तो 3 अवस्था हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, गैस से सॉलिड में जा सकता है। वाइस वर्सा भी सही है कि ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, और द्रव से गैस में, और गैस से ठोस में। इस प्रकार के जब अवस्था परिवर्तन होता है तो हीट इन्वॉल्वमेंट जो होती है, हीट इन्वॉल्व इन दिस क्राइटेरिया, इन्वॉल्व इन दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड लेटेंट हीट, क्राइटेरिया इज लेटेंट हीट। इसे बोला जाता है गुप्त उष्मा। तो अगर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब पदार्थ जा रहा है, जैसे मान लो 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर को आप हीट कर रहे हो, 1 ग्राम वाटर को आप हीट कर रहे हो, और वो आप हीट करते जाइए तो वाटर किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। और जब वाटर भाप में बदल जाएगा तो किससे चला, द्रव से किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड से गैस, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में जो उष्मा खर्च हुई उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट। वेरी गुड। तो गुप्त उष्मा शायद आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि जब अवस्था परिवर्तन की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग गुप्त उष्मा की बात करते हैं। विशिष्ट उष्मा की बात तब होती है, लेकिन अवस्था परिवर्तन होता कब है? फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवस्था परिवर्तन हमेशा नियत ताप पर होता है, अवस्था परिवर्तन हमेशा नियत ताप पर होता है, टेम्परेचर कभी भी उसका नहीं बदलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हमारे क्या कहते हैं, वाटर। वाटर की 3 अवस्था होती है, वाटर, आइस और वेपर। वाटर जब सॉलिड होता है, वाटर जब लिक्विड होता है तो उसे वाटर बोलते हैं, लिक्विड अवस्था में वाटर कहलाता है, सॉलिड अवस्था में आइस कहलाता है, और गैसीय अवस्था में जो वाटर है वो क्या कहलाता है? भाप, जिसको आप लोग बोलते हो, या शुद्ध हिंदी में वाष्प। ठीक है, ये द्रव है और ये जल है। ठीक है, तो सॉलिड में ये बर्फ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बर्फ के बारे में पूछा जाता है, आइस के बारे में, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से कैसे अवस्था परिवर्तन होता है। तो एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंक्लूड होगी इस सब टाइप के क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको, कि वाटर वेपर में बदलता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री, जिसको आप लोग बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसको हिंदी में बोला जाता है। और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाइस वर्सा है, वेपर वाटर में आएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? 100 डिग्री में। वाटर आइस में जाएगा कितने में? 0 में। आइस वाटर में जाएगा कितने में? 0 में। जब तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा, ना वाटर आइस बनेगा, ना आइस वाटर बन पाएगा। और जब तक वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाएगा, ना वेपर बन पाएगा और ना वेपर वाटर बन पाएगा। तो ये एक टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका है, जिस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाया हुआ है, बोल रहा है कि कौन ग्राफ इसमें पॉसिबल है। तो देखते हैं आइए कैसे इसमें ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि
-10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, माइनस, मान लो यहाँ ओरिजिन का हम ले रहे हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जब क्या कहते हैं, कहाँ तक जाना है हमको, 100 डिग्री के भाप में, -10 डिग्री आइस टू 100 डिग्री वेपर। वेरी गुड। तो -10 डिग्री का आइस सबसे पहले किस में जाएगा, 0 डिग्री के आइस में, क्योंकि आइस जब तक 0 डिग्री पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो वाटर में परिवर्तित नहीं होगा, दैट विल नॉट कन्वर्ट इन वाटर। तो सबसे पहले -10 डिग्री का वाटर किस में जा रहा है, तो यहाँ क्या इन्वॉल्व होगी, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब जैसे ही 0 डिग्री पर वाटर पहुंचा, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ होगा फेज चेंज, ऐसे बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, तो यहाँ पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी। 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में बदल जाएगा, फिर 0 डिग्री का वाटर किस में जाएगा, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, ये बनेगा यहाँ पे वेपर, ये बन जाएगा आपका वेपर, और यहाँ भी क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट। फिर उसके बाद 100 डिग्री का 0 डिग्री ये गुप्त ऊष्मा हो गई, जब -10 डिग्री का आइस 0 डिग्री का आइस में, 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में, 0 डिग्री का वाटर, हाँ बिल्कुल, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, 100 डिग्री के वाटर में वेपर है, हाँ 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, फिर 100 डिग्री का वाटर बनेगा 100 डिग्री के, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, 100 डिग्री यहाँ पे बन गया वेपर, ठीक है। तो 100 डिग्री का जो वाटर है अब 100 डिग्री के वेपर बनेगा, ऐसे बोला जाएगा गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो कौन ग्राफ मैच कर रहा है, तो ग्राफ इसमें मैच कर रहा है ए। सबसे पहले -10 डिग्री का आइस 0 डिग्री के आइस में, 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में, 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वेपर में। तो 4 फेज इस तरह से होगा, क्योंकि हमने बताया है कि वाटर वेपर में तभी बदलेगा जब तो टेम्परेचर अटेन करेगा 100 डिग्री, और वाटर आइस तभी बदलेगा जब वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर अटेन करेगा, क्या कहते हैं, 0 डिग्री, वाइस वर्सा है। तो इस कॉन्सेप्ट आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपके माइंड में, मैथ्स में डेटा से कोई मतलब नहीं है, सीधे ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आइस में रहेगा, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो Q बराबर MS डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट में क्या आता है, Q बराबर MS डेल्टा T। लेटेंट हीट में क्या आता है, Q बराबर ML। तो एकदम दिमाग में रखे रहिए। ये किसका है, टेम्परेचर इंक्रीज, ये ग्राफ है टेम्परेचर और हीट के बीच में, तो टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे करेगा, और ये ग्राफ किसका है, फेज चेंज। तो फेज चेंज लगेगा तो क्या लगेगा, ML। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो क्या लगेगा, MS डेल्टा T। एकदम मेमोराइज किए रहिए। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल और बाय द वे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत वेल नोन है, आप लोग सब लोग जानते हैं। कैलोरीमेट्री के सिद्धांत को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू बनाए, ए लिक्विड 1 है प्लस ए लिक्विड 2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका स्पेसिफिक हीट S1 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर मान लो T2 है, ये लिक्विड है। अगर दो लिक्विड को सबमर्ज किया जाता है, सबमर्ज मतलब मिलाया जाता है, अगर दो लिक्विड को मिलाया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो एक फाइनल लिक्विड बनता है
लिक्विड 3, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर मान लो कितना हो जाता है T3, तो T3 कितना होगा, व्हाट विल बी द मिक्सिंग टेम्परेचर। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि जैसे क्या कहते हैं ठंडी है, ठंडी में आप लोग क्या करते हैं गर्म पानी से स्नान करते हैं। तो गर्म पानी को मान लो नॉर्मल पानी है या ऐसे देख लो क्या कहते हैं, मान लो इस समय है गर्मी है, आपको ठंडा पानी पीना है, आपको ठंडा पानी पीना है तो क्या करेंगे, एक जग में वाटर है, इसमें क्या मिक्स करेंगे, आइस, आइस इसमें मिक्स करेंगे कि नहीं, वाटर है उसमें आइस मिक्स करेंगे, और जब वाटर उसमें आइस मिक्स करेंगे तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर बॉडी है आइस का टेम्परेचर होता है कम 0 डिग्री और वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो हाई टेम्परेचर वाला हीट देगा और लोअर वाला हीट लेगा। तो जब ये वाटर हीट देगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा कि नहीं, और जब वाटर हीट देगा आइस को तो आइस पिघलेगा, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन वाटर का टेम्परेचर घटेगा, और वाटर का टेम्परेचर घटेगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जो अभी 25 डिग्री का था ये हो जाएगा 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का जो आइस 0 डिग्री का था इसका टेम्परेचर इसमें घुलने के बाद कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री में आया कौन, आइस, इसका टेम्परेचर बढ़ा। वाटर 25 डिग्री से कहाँ गया 15 डिग्री में, तो इसका टेम्परेचर घटा। तो T1 अगर मान लो T1 ग्रेटर दैन T2, मान लो इस तरह से है, T1 ज़्यादा है T2 कम है, तो T1 का टेम्परेचर घटेगा, T1 क्या होगा घटेगा, और T2 का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक का टेम्परेचर घटेगा एक का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस प्रकार से दोनों क्या कहते हैं अगर मिक्स हो गए तो एक नया टेम्परेचर आपको प्राप्त होगा T3। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आइस वाटर हमने बताया 0 डिग्री का आइस मिलाओगे टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका 15 डिग्री, 25 डिग्री का वाटर उसका कितना हो गया 15 डिग्री। तो एक का घटा और एक का बढ़ा। तो दैट इज द कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो कैलोरीमेट्री सिद्धांत होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अगर दो लिक्विड मिलाए जाते हैं या दो लिक्विड सॉलिड कुछ भी मिलाया जाए, दो मिक्सिंग हो तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ठीक है। तो दी गई ऊष्मा बराबर एनर्जी कंजर्वेशन, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा किस सिद्धांत पे आधारित है, बिकॉज हीट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसे बोला जाता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ये है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो डेटा गिवन है इस सिद्धांत पे कि 0 डिग्री का 5 ग्राम बर्फ 5 ग्राम है मास, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, और क्या कहते हैं 20 ग्राम के पानी से भरे हुए बीकर में 20 ग्राम में 40 डिग्री का, तो वाटर है जो M2 है वो है 20 ग्राम और उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री T2, ठीक है। तो ये 40 डिग्री है, इन दोनों का मिक्सअप किया जाता है। तो बताइए मिक्सचर का तापमान कितना होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, 0 डिग्री के 5 ग्राम बर्फ को, तो हीट टेकन बाई आइस, तो सबसे पहले क्या कहते हैं आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, तो आइस वाटर में जाएगा और फिर उसके बाद वाटर किस में जाएगा, वाटर लोअर टेम्परेचर से 0 डिग्री का वाटर होगा, 0 डिग्री का आइस, और उसके बाद 0 डिग्री का वाटर किस में जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, ठीक है। तो 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में आप लिखेंगे Q बराबर ml प्लस ms डेल्टा T। तो एक गुप्त ऊष्मा होगी और एक विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो m कितना है आपका 5 ग्राम है, L कितना है आपका, हाँ L ये आपको याद होना चाहिए कि जो आइस का L होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और वेपर का जो लेटेंट हीट होता है वेपर
आइस। वेपर का होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 5 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना होगा 0 से टी, तो टी माइनस 0, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 5t। ये हो गई आपकी ली गई उष्मा, ठीक है। ली गई उष्मा, दी गई उष्मा, उष्मा देगा कौन? उष्मा देगा आपका, जो हीट देगा वो देगा वाटर। तो वाटर जो हीट देगा, तो वाटर में ही है, 40 डिग्री का वाटर है, तो Q2 बराबर हो जाएगा 20 ग्राम इंटू S1 इंटू 40 माइनस टी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 800 माइनस 20t, ये हो गया Q2। ये है हीट गिवन, ये है हीट टेकन। दोनों बराबर कर दीजिए, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन, दोनों बराबर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 800 माइनस 20t इज इक्वल टू 400 प्लस 5t। यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपका आ जाएगा यहाँ पे 25t इज इक्वल टू 800 माइनस 400, तो t इज इक्वल टू 400/25। जितना भी आएगा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 16 शायद आएगा, चेक कर लीजिएगा, जो भी आए शायद 16 आएगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, कैलोरीमीटर प्रिंसिपल तक का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड लगेगा, इसमें बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसी कॉन्सेप्ट आधारित है और एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एनडीए में आते हैं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे पढ़िए, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ये और ये। सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू, कहाँ पे गुप्त उष्मा है, कहाँ पे विशिष्ट उष्मा है, वेयर इज द लेटेंट हीट और वेयर इज द स्पेसिफिक हीट। तो इसमें पूछ रहा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहाँ होता है? ये है लेटेंट हीट। ये क्या है? लेटेंट हीट। जहाँ पर ग्राफ क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, वहाँ क्या होती है? लेटेंट हीट। मतलब टेम्परेचर नहीं बदलता। तो ये है आपका A, B, C, D और E। तो BC और D, तो आंसर आपका हो जाएगा BC एंड D। बिल्कुल, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है टेम्परेचर नहीं बदलता, फेज चेंज मतलब लेटेंट हीट। डी से ही टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, फेज चेंज मतलब लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ठीक है। तो दैट इज द ऑल ओवर डिस्कशन ऑफ टुडे। हम लोग किसमें 8 क्वेश्चन किए हैं, और भी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पार्ट करेंगे। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, जो कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे दिया है 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। तो 3 रॉड हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है और ये आपका 0 डिग्री पे है। जंक्शन टेम्परेचर आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि संधि का तापमान क्या होगा, ठीक है। संधि का तापमान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स लॉ ये हीट के लिए है। किरचॉफ्स लॉ फॉर हीट के लिए जो किरचॉफ का सर्किटल लॉ है वो लगाते हैं जंक्शन टेम्परेचर। तो AH1 हो जाएगा, AH2 हो जाएगा
और ये H हो जाएगा। तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H। H1 क्या होगा, डेल्टा T1 अपान R1 प्लस डेल्टा T2 अपान R2 इज इक्वल टू डेल्टा T3 अपान या डेल्टा T अपान R3। ये मान लो R3 है, ये R1 है और ये R2 है। R को हम लोग लिखते हैं L/K, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ये तीनों बराबर इसलिए हो जाएंगे, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम थर्मल ऑफ कंडक्टिविटी, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, 90 माइनस T अपान R प्लस डेल्टा 90 माइनस T अपान R इज इक्वल टू T माइनस 0 अपान R से R कैंसिल हो जाएगा। 180 माइनस 2T इज इक्वल टू T, तो 3T इज इक्वल टू 180, तो T इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। एनडीए में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल बनता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू L/KA और H बराबर होता है माइनस KA dt/dx, ठीक है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक दिया है, तो आप लोग को ये 2-3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा बीटा में रिलेशन, तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3 और बीटा बराबर 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा होता है क्षेत्रफलीय जिसको सुपरफिशियल बोलते हैं या एरियल बोलते हैं, गामा होता है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक्स, ठीक है, आयतनिक प्रसार गुणांक। तो ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हो जाएगा, आपको दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा कितना दिया है, 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 2 × अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 10⁻⁵। तो गामा तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा, अल्फा ही पूछ रहा है, तो यहाँ इस रिलेशन से आप अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देखिए। ए बकेट फॉल ऑफ वाटर इज केप्ट इन ए रूम एट कूल्स फ्रॉम 75 to 70 और T1 मिनट में, 70 से 65 T2 मिनट में और 65 to 60 T3 मिनट में। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे है कूलिंग लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखो आप लोग, T2 माइनस T1 अपान T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T नॉट। तो T1 है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रारंभिक ताप, और T2 है फाइनल अंतिम ताप, ठीक है, और T नॉट है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर घटता जाएगा, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर घटता जाएगा वैसे वैसे क्या कहते हैं, कूलिंग रेट घटती जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा, कूलिंग रेट घटती जाएगी, अर्थात कूलिंग होने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे टी है, टी अगर आप 120 डिग्री पर है तो धीरे धीरे क्या कहते हैं उसका तापमान कम होगा, पहले बहुत तेज़ी से कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा उसका तो कूल होने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे कूल होने का रेट क्या कहते हैं कम होता जाएगा, अर्थात कूलिंग में ज़्यादा समय आपको लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि
T1 बराबर T2 बराबर T3, T1 लेस दैन T2 लेस दैन T3, T1 ग्रेटर दैन T2, तो सबसे 75 से 70 सबसे कम होगा। 75 से जब 70 जाएगा तो T1 ये लेस होगा। उसके बाद 70 से 65 ये ज़्यादा होगा, 65 से 60 ये और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो T1 ये टाइम है, T1, T2 और T3, तो यहाँ पे हो जाएगा T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका T3 सबसे ज़्यादा होगा, T2 कम होगा, T1 सबसे कम होगा। तो T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1। दिस इज द 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो और भी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट आपका आएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। अगर आप कुछ बेटर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इसके लिए करिए। ओके, थैंक्स फॉर